गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को पर्यावरण बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण होता है उसको पर्यावरण कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक होता है जिसको हम फिजिकल के नाम से भी जानते हैं, दूसरा बायोटिक होता है। और एबायोटिक और बायोटिक जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसी क्रम में इकोसिस्टम इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे आपका यहाँ पर सनलाइट आ जाएगी। सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, गैसेस। ठीक है, ये हमारे सराउंडिंग होती है। बायोटिक में लिविंग आएंगे, ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ये होती है। और ये दोनों सिस्टम मिलकर के एबायोटिक और बायोटिक सिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलकर के जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम टर्म जो दिया था एजी टेंसले ने दिया था। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रोड्यूसर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। PRODUCER, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल होंगे ग्रीन प्लांट्स। क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? ग्रीन प्लांट्स। अब इस दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपने फूड को प्रोड्यूसर से लेते हैं, उनको कंज्यूमर कहते हैं। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, या इनको हम हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा होते हैं डिकम्पोजर्स। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उनके डेड एंड के मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए सॉइल में कह सकते हैं कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। डेड एंड के मटेरियल को डिकम्पोज करने वाले को ऑर्गेनिम, यानी डेड एंड के मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए सॉइल में कुछ ऑर्गेनिम होते हैं, जिनका एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है ना, जो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डेड एंड के मटेरियल होगा उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है, देखिए इसमें फूड चेन क्या आता है, फूड चेन। तो ये भी एक सीक्वेंस है, कौन किसको खाता है इसका जो क्रम होता है उसको हम फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन हम फॉरेस्ट की बना सकते हैं, किसी एक्वेटिक बॉडी की बना सकते हैं, तालाब की बना सकते हैं। ठीक है ना, तो फूड चेन हम यहाँ पे देखिए बना रहे हैं फॉरेस्ट की या ग्रासलैंड की बना सकते हैं। तो सबसे पहले फूड चेन में प्रोड्यूसर आते हैं। तो प्रोड्यूसर में हम लिख रहे हैं यहाँ पर ग्रास। ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा? मान लीजिए इंसेक्ट खाएगा वहां पर। इंसेक्ट को खाने वाला कौन होगा? फ्रॉग होगा। और फ्रॉग को खाने वाला कौन होगा यहाँ पर? ग्रास, इंसेक्ट को फ्रॉग, और फ्रॉग को खाने वाला हुआ स्नेक। कौन हुआ? स्नेक। और स्नेक को खाने वाला हुआ पीकॉक। कौन हुआ? पीकॉक। ये हमारी एक फूड चेन बन गई।
अब फूड चेन के जो स्टेप होते हैं उनको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल T1 हुआ, ये ट्रॉपिक लेवल T2 हुआ, और ट्रॉपिक लेवल 3 हुआ, और ट्रॉपिक लेवल 4 और ट्रॉपिक लेवल 5। यानी हमारी ये 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन बन गई। ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, हमारे ग्रासेस क्या है, ग्रासी हमारी होगी प्रोड्यूसर होगी, ये हमारे क्या है कंज्यूमर, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टीसी टर्सरी कंज्यूमर, और ये क्वार्टनरी कंज्यूमर यूसी हो गया। ठीक है। हाँ, अब बच्चों इसमें फूड चेन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो हमने सीक्वेंस में लगा दिए, ये आपको इकट्ठे करके दे सकते हैं और कहेंगे कि इसको फूड चेन के अनुसार अरेंज कीजिए। ठीक है। तो आप अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये फूड चेन अगर डिस्टर्ब दी हो तो इनको सीक्वेंस में लगा के हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रॉपिक लेवल हो गए, और ये आपके कंज्यूमर्स हो गए, और ये प्रोड्यूसर हो गया। हमेशा फूड चेन जो स्टेट होती है और उसमें प्राइम जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होता है वो प्लांट्स होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं है तो फूड चेन इनकम्प्लीट होगी। अब इनमें से देखो किसी को भी हटा दिया जाए, मान लो सपोज इस फूड चेन से फ्रॉग को हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा फूड चेन पे? फ्रॉग को हटाने से यहाँ स्नेक को भोजन नहीं मिलेगा, ये खत्म हो जाएंगे। ये खत्म होने से क्या हुआ, ये भी खत्म हो जाएंगे। इधर क्या होगा, मान लीजिए फ्रॉग को हटा दें तो इधर इंसेक्ट की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि इनको भी खाने वाला नहीं है, और इंसेक्ट की संख्या बढ़ जाएगी तो इंसेक्ट हमारे प्लांट पर अटैक करते हैं, तो ये प्लांट का भी प्रोडक्शन प्रभावित करेंगे, ये भी कम हो जाएंगे। और जब ये कम हो जाएंगे तो सीधा सीधा फिर हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमको इनसे ऑक्सीजन और भोजन मिलता है। तो इसलिए किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन को मेंटेन करना आवश्यक होता है। अब इस फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होता है वो 10% लॉ के अनुसार होता है। मान लीजिए सपोज यहाँ गिलास पे 10,000 जूल एनर्जी है, 10,000 जूल, तो अब इसका 10% क्या हुआ, 1 जीरो कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा ये 1,000 जूल। इसका 10% 1 जीरो यहाँ कम कर दीजिए तो ये 100 जूल हो जाएगा। इसका 10% यहाँ कम कर दो 10 जूल हो गया, और यहाँ ये कर दोगे तो 1 जूल। तो एनर्जी फ्लो जो होता है 10% लॉ के अनुसार होता है। तो फूड चेन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उनमें ट्रॉपिक लेवल पर आगे की तरफ एनर्जी कम होती जाएगी, उनको ज़्यादा खतरा रहेगा नष्ट होने का, भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, फूड ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो ये इस फूड चेन में 5 ट्रॉपिक लेवल है। अब हम 2 ट्रॉपिक लेवल वाली बना सकते हैं। मान लीजिए प्लांट्स, और प्लांट्स को खा लिया ह्यूमन ने, तो दो हमारे स्टेप की फूड चेन हो गई। तीसरा मान लीजिए हम 3 उसकी बनाए ट्रॉपिक लेवल की प्लांट्स, और प्लांट्स को यहाँ पर कौन है, रैबिट है, और रैबिट को यहाँ लॉयन खा रहा है फॉरेस्ट में, 3 ट्रॉपिक लेवल की हो गई। तो हम ऐसे कितने भी ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, 10%। अब इसके बाद है देखिए फूड वेव। बहुत सारी फूड चेन मिलकर के जो एक नेटवर्क बनाती हैं, जाल रूपी स्ट्रक्चर बनाती हैं, उनको हम फूड वेव बोलते हैं। फूड वेव में एनर्जी का फ्लो मल्टी डायरेक्शनल होता है, और फूड चेन में यूनि डायरेक्शनल है, यानी प्रोड्यूसर से लेकर के केवल कंज्यूमर तक फूड चेन का मतलब प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक हमारा क्या हुआ, इसमें एनर्जी फ्लो होगी, वो भी 10% के अनुसार होगी। तो फूड चेन में एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शनल होता है। दूसरा देखिए इसका अपोजिट टॉपिक है एक बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि हमारे वातावरण में कुछ न मतलब नेचर में या मानव निर्मित कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका जो है डिकम्पोजिशन नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो डिकम्पोज नहीं होते। तो उन्हीं में से कुछ है, DDT है, एक पेस्टिसाइड है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो बायोमैग्नीफिकेशन क्या है? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, यानी बढ़ते हुए ट्रॉपिक लेवल पर फूड चेन में कह सकते हैं, या ट्रॉपिक लेवल पर किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन यानी मात्रा बढ़ते जाना, ये हमारा कहता है बायोमैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सपोज अब ये DDT वगैरह हैं, पानी के साथ हमारा जो है खेत में आ जाते हैं, तालाब में आ जाएंगे। अब तालाब की फूड चेन हम बनाएं, जैसे मान लीजिए तो ग्रास होगी ये, और ग्रास को यहाँ पर इंसेक्ट खाएंगे, ठीक, और इंसेक्ट को यहाँ फ्रॉग खाएगा वही, या इंसेक्ट को मान लीजिए फिश खा रही है ना, और फिश को खा रही है बर्ड, कोई भी बर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, DDT का अमाउंट बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 ppm है पर पार्टिकल मॉलिक्यूल है DDT का अमाउंट, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ हो गया मान लीजिए 5 ppm। ठीक है, ये बढ़ता हुआ गया, या 1 ppm हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया। तो इस पे ज़्यादा ये कंसंट्रेशन पहुँचेगा। ये एनर्जी फ्लो के अपोजिट होता है। एनर्जी 10% के अनुसार पहुँचती है तो घटती जाती है। यहाँ पर जो वही किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल का सब्सटेंस होता है, मात्रा होती है, वो ट्रॉपिक लेवल पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोमैग्नीफिकेशन। तो अब इस पे यहाँ DDT की मात्रा बढ़ जाएगी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। DDT का बर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? DDT के कारण क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ जाने से बर्ड्स के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं हुई, कैल्शियम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जिससे इनके कवच जो होंगे अंडे के वो पतले हो जाएंगे, और जैसे ही ये पक्षी अंडे ले करेंगे वो टूट जाएंगे। तो अब उनकी फिर उनसे हैचिंग नहीं होगी, नए बेबी का जन्म नहीं होगा, तो उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बर्ड्स की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बायोमैग्नीफिकेशन का इफेक्ट है। ह्यूमन बीइंग अगर इस फिश को खाता है तो उस पर भी किडनी और उसके लिवर पर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। ठीक है, और बर्ड्स अगर खाती है इस फिश को तो उसमें उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपका योग है। अब हमारा इसमें तीसरा टॉपिक है हमारा इसमें ओजोन गैस, ओजोन O3, ओजोन बोलते हैं। O3 क्या होता है? ये ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का डेरिवेटिव या आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आइसोटोप है ये, और फॉर्म बाई 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम है, इसमें ऑक्सीजन से बनती है, यानी आइसोटोप ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन के 3 एटम से बनती है। बनती कैसे है? देखिए, ये O2 है कंबाइंड फॉर्म में, और यहाँ पर UV रेडिएशन हैं, UV रेडिएशन। इन UV रेडिएशन में ये फ्री मॉलिक्यूल में टूट जाएगी। ठीक, फिर इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो हुआ एक ऑक्सीजन को लेकर के और ये O3 बना देगा। ये ऑक्सीजन ओजोन गैस का फॉर्मेशन हो गया ये। ठीक, अब ओजोन लेयर क्या होती है, हमारे पृथ्वी तल से 30 से 35 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर जोन में पाई जाती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर जोन हुआ यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर जोन। स्ट्रेटोस्फीयर जोन में पाई जाती है, और यहाँ ब्लैंकेट के रूप में काम करती है, यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेड्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगी या रिफ्लेक्ट कर देती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती, जिससे हम इनके UV रेडिएशंस के हानिकारक प्रभाव से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके रूप में काम कर रही है? ब्लैंकेट के रूप में अल्ट्रावायलेट को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, जिससे हम जीव जंतु इस पर क्या होंगे, हानिकारक प्रभाव से बच जाएंगे। अब इस ओजोन परत को नष्ट करने वाला कारक जो है हमारा क्या है, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो
जिस एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जो इस ओजोन परत को नष्ट कर देता है, ठीक है, कम कर देगा, तो उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। CFC है, फ्रियोन है, ये भी गैस है, ठीक। तो ये CFC और फ्रियोन गैसेस क्या करती हैं, हमारे जो ओजोन परत की लेयर होती है उसको नष्ट कर देती हैं, उसको ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या रहेगा इसका, तो ओजोन का फॉर्मेशन हो गया, फंक्शन हो गया, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन से हमें रक्षा करेंगे, और इसको नष्ट करने वाले कारक हो गए, ठीक। अब इनका साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर ओजोन परत नष्ट हो जाए तो क्या होगा। अगर बच्चों ओजोन परत नष्ट हो गई, आप जानते हैं कि ब्लैंकेट ग्रुप में काम करती हैं, तो यूवी रेडिएशंस पृथ्वी पर आएंगी, और यूवी रेडिएशन पृथ्वी पर आएंगी तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की स्किन पर, एनिमल्स की पड़ेंगी तो स्किन कैंसर होगा, आई पर पड़ेंगे तो आई डिजीज होगा, और बॉडी पर पड़ेंगी तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फसलों पर पड़ेंगी तो फसलों का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हैं, प्रॉब्लम ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशंस, यानी साइड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन्स, रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, रिड्यूस इम्यूनिटी, कॉजेज आई डिजीज, कॉजेज स्किन कैंसर और कैटरेक्ट इन द आई। ये हमारे ओजोन परत के क्या हुए, हार्मफुल इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं, आगे फिर हम जो है ग्लोबल वार्मिंग है इसके बारे में आगे बताएंगे।